हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th साइंस 1 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे वो लेक्चर मिल जाएगा। और अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन में आपको अलजेब्रा और ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी। चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले कैन यू रिकॉल में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर। अभी जनरली कंफ्यूज होके लोग है ना इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर का आंसर दे देते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैटर में आना चाहिए एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट्स क्या है? फंडामेंटल चीज है जिसको आप और ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते। जैसे आयरन है या फिर एल्यूमिनियम है। अभी एल्यूमिनियम को काटोगे तो भी एल्यूमिनियम ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि एल्यूमिनियम को कोई केमिकल में डालोगे तो एल्यूमिनियम का आधा होके कुछ और केमिकल मिल जाएगा या और कोई एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल एलिमेंट जिसको आप और रिड्यूस नहीं कर सकते। कंपाउंड क्या होता है? दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके जो बनाते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड को आप रिड्यूस कर सकते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड को कोई किसी के साथ मिक्स करके आप वापस एलिमेंट्स ला सकते हैं। जो भी एलिमेंट से कंपाउंड बना है, ठीक है, वो पॉसिबल है। मिक्सचर्स क्या है? इसमें दो या तीन चीजें एक साथ मिक्स होती है जो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करती, वो तीनों अपनी प्रॉपर्टीज बताते हैं। कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी और कंपाउंड की खुद की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अलग होती है। ठीक है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंस है। जैसे Na और Cl, ये दोनों मिलके NaCl बनाते हैं जो आप सॉल्ट यूज करते हैं घर पे। जबकि सोडियम अकेला और क्लोरीन अकेला आप यूज करने जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा लाइफ में। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी है कि आप यूज नहीं कर पाओगे, एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। बहुत ही डिफिकल्ट है Na को एग्जिस्ट करना, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। बट जब आप सॉल्ट बना देते हो दोनों को मिला के तो वो कंपाउंड तो मस्त आप आराम से खाते हो, एक्स्ट्रा डाल के खाते हो खाने में, है ना। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है? एलिमेंट फंडामेंटल चीजें जो और ज्यादा रिड्यूस नहीं हो सकती। कंपाउंड ऐसी चीजें जो रिड्यूस हो सकती है। कंपाउंड कैसे बनती है? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक साथ मिलते हैं तो। और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कैसी होती है? एलिमेंट जो होते हैं उसके जैसी होती है क्या? सपोज कंपाउंड बना है Na और Cl से, तो उसकी प्रॉपर्टी Na और Cl से मिलती जुलती होगी क्या? नहीं, हो सकता है कंपाउंड की प्रॉपर्टी एकदम ही अलग हो NaCl से। ठीक है, ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एलिमेंट बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है, बट वो दो एलिमेंट मिलके जब कंपाउंड बनाते हैं तो इतना पॉइजनस नहीं होता। ठीक है, वो हो सकता है खाने की चीज। और मिक्सचर्स तो चिवड़ा जैसा है, सब मिक्स कर दिया। अभी चिवड़ा में आपने सिंगदाना डाला, पोहा डाला, कुछ भी और डाला, मसाला डाला, सबका टेस्ट आपको एक साथ आता है, राइट। प्रॉपर्टीज जो होती है मिक्सचर्स में वो सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपको दिखती है। नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और तीसरा क्या है जो दोनों मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दिखाता है थोड़ा थोड़ा, उसको बोलते हैं मेटेलॉइड्स। ठीक है, मेटेलॉइड्स याद रहेगा। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पूछते नहीं है सब, लेकिन शो ऑफ करने मजा आएगा जब टीचर कैन यू रिकॉल पूछेगी स्कूल में। व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉल्ड। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये हमने जब पहली बार पढ़ा था बहुत मजा आया था, उसको बोलते हैं एटम। ठीक है, एटम बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मैंने आपको एलिमेंट और कंपाउंड का डिफरेंस बताया, उसके मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है? सेम। अगर एलिमेंट है उसका मॉलिक्यूल आप रिड्यूस करके और कोई एलिमेंट नहीं बना सकते। जैसे Na का मॉलिक्यूल है वो Na ही रहेगा, उसको और रिड्यूस नहीं कर सकते। जबकि कोई कंपाउंड है जैसे कि NaCl, इसके साथ कुछ मस्ती एक्सपेरिमेंट करके आप इसको Na और Cl में अलग कर सकते हो। ठीक है, कंपाउंड में वो पॉसिबिलिटी है, बट अगर खाली Na है तो उसको और रिड्यूस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अच्छा N में कैपिटल N है, स्मॉल है, इसको अपन करेंगे N प्लस स्मॉल a, ऐसा नहीं होता। एलिमेंट है N, सोडियम Na पूरा साथ में, ऐसा नहीं कि N कुछ और है A कुछ और है। ठीक है, और रिड्यूस आप उसको नहीं कर सकते। ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। क्लासिफिकेशन मतलब आप उसको स्प्लिट करके ग्रुप्स बना के स्टडी करते हैं। जैसे आप क्रिकेट टीम देखेंगे अगर, तो क्रिकेट टीम भी
एकदम आराम से रोल्स के हिसाब से डिफाइंड होती है कि कौन बैट्समैन है, कौन बॉलर है, कौन ऑलराउंडर है, कौन विकेट कीपर है। आप क्यों ऐसे करते हो? ताकि अच्छे से स्टडी कर पाओ, राइट? जैसे अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो नाउन्स, प्रोनाउंस, आप हर एक सेंटेंस को ब्रेक करके स्टडी करते हैं। नंबर्स की बात करें तो इवन नंबर, ऑड नंबर, है ना? वैसे ही एलिमेंट्स को भी स्टडी करना है तो उनका क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, उनको ग्रुपिंग में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टोटल 118 एलिमेंट है आज के दिन में, ठीक है? और भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुआ है लेकिन वो कंप्लीटली अब तक वेरीफाई नहीं हुआ, इसलिए नहीं डाला है यहाँ पे। तो 118 एलिमेंट्स आज के दिन में आपको पता है, उनको स्टडी करने के लिए आप उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिफाइन करते हो। We have learned in the previous standards that all the atoms of an element are of only one type. एक एलिमेंट के सारे एटम, एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो अगर कोई एलिमेंट है जैसे कि सोडियम, सोडियम के अंदर सिर्फ सोडियम के ही एटम्स होंगे, ओनली वन टाइप। एक एलिमेंट में बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं अंदर, ठीक है? टुडे 118 एलिमेंट्स आर नोन टू द साइंटिफिक वर्ल्ड। However, around year 1800, कब की बात हो रही है? 225 साल, 230 साल पहले की बात हो रही है। Only about 30 elements were known. More number of elements were discovered in the course of time. 118 ऐसे ही नहीं हुए ना, धीरे धीरे और डिस्कवर हुए। More and more information about the properties of these elements was gathered. तो ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, फिर इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की गई। To ease the study of such a large number of elements, साइंटिस्ट स्टार्टेड स्टडिंग द पैटर्न। क्योंकि एक साथ 118 का स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है, तो उनको क्या किया? उनको अलग अलग देखा कि भाई पैटर्न है क्या, कुछ किसी का प्रॉपर्टी किसी से मिलता जुलता है क्या, तो पैटर्न ढूंढ के उनको कोई एक टीम में डाल दिया, ठीक है? जैसे आप करते हो। अबाउट देम, you know that in the initial classification elements were classified into the groups of metals and non-metals. पहले दो ही ग्रुप थे, मेटल नॉन मेटल। later classification, another class of elements called metalloids was noticed. जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, what are the types of elements में? metals, non-metals and metalloids, ठीक है? metalloids बाद में पता चले थे। As the knowledge about elements and their properties went on increasing, different scientists started trying out different methods of classification, ठीक है? अलग अलग बनाते हैं। आप आपके क्लास में ही देख लो यार, बच्चों के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप में हो सकता है 3 लोग हैं, दूसरे में 4 लोग हैं। जनरली एक ग्रुप के लोग एक टाइप के होते हैं, ठीक है? ऐसे हो सकता है 50 ग्रुप हो क्लास में, क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग हैं यार। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ेंगे उतने ज्यादा क्लासिफिकेशन बढ़ेंगे, उनको स्प्लिट करने के तरीके बनेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आते हैं डॉब्राइनर्स ट्रायड्स पे। हाँ, उसको डॉब्राइनर ही बोलते हैं, पर हमारे यहाँ तो इसको डॉब्राइनर ही बोलते रहते हैं। इसमें सबसे डिफिकल्ट क्या है पता है? इसका मेथड नहीं, इसका स्पेलिंग। इसके स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक होती है, अच्छे से स्पेलिंग देख लेना। डॉब्राइनर या डॉब्रेनर, जो भी बोलो, स्पेलिंग राइट लिखना। ट्रायड्स, ट्राई मतलब 3, तो समझ में आता है कि इसमें 3 का कुछ खेल है। ये लिखा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये सिंपल वे में एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि एटॉमिक मास क्या है, जो हमने 9th में पढ़ा था और मैं श्योर हूं कि आप भूल गए, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये है आइटम, आइटम नहीं एटम। एटम के सेंटर में क्या होता है? सेंटर में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और उसके आजू बाजू कौन मंडराते हैं? आइटम के आजू बाजू, ये पूरा एटम है, ये इलेक्ट्रॉन्स मंडराते हैं, ठीक है? बीच में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और साइड में कौन मंडराता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है उसके अराउंड, ठीक है? ये जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है ना उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके जो आया वो होगा अपना एटॉमिक मास। आया समझ में? दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन को टोटल इग्नोर मारा है, इन लोगों ने भाव ही नहीं दिया उसको। दूसरा होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो होता है एटॉमिक नंबर। उसने न्यूट्रॉन्स को इग्नोर मार दिया, बट हमको ये पता है कि एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमेशा सेम होता है, न्यूट्रॉन्स का जरूरी नहीं हो सेम हो। इसको इग्नोर करो अभी, प्रोटॉन का नंबर ले लो या इलेक्ट्रॉन का नंबर ले लो, दोनों में से कोई भी एक लेने का, वो होगा अपना एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन ही याद रख लो, बिकॉज प्रोटॉन याद रखना थोड़ा इजी है। क्यों? बिकॉज आपको पैन नंबर तो पता होगा ना, इनकम टैक्स के लिए आपके पेरेंट्स में या किसी को पता होगा। तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, पैन नंबर को ऐसे याद रख लो। एक्चुअल में पैन नंबर वो नहीं होता, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, बट याद ऐसे रखो, प्रोटॉन मतलब अकाउंट एटॉमिक नंबर, अकाउंट नंबर नहीं, प्रोटॉन मतलब
एटॉमिक नंबर। तो ये शॉर्ट फॉर्म है एटॉमिक नंबर के लिए, ठीक है। तो हमको एटॉमिक मास क्या भी पता है, एटॉमिक नंबर भी पता है। एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूक्लियस सेंटर के अंदर जो है उनका सम, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। तो अब देखते हैं डॉब्राइनर्स ट्रायड्स। ये क्या किया इसने, ये जर्मन केमिस्ट था, इसने 1817 में प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस से रिलेट किया। उसने 3 लोगों का ग्रुप बनाया, 3 एलिमेंट्स का। वो 3 एलिमेंट कैसे थे, वो 3 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी, सेम नहीं सिमिलर। और ये 3 के ग्रुप को उसने बोला ट्रायड्स। आप भी आपके फ्रेंड्स के ग्रुप का नाम रखते हो ना, वैसे इसने नाम रख दिया ट्रायड्स, मतलब 3 का ग्रुप ट्राई। इनको उसने कैसे अरेंज किया, ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा एटॉमिक मास में, ठीक है। और उसने क्या बताया, जो मिडल एलिमेंट है ना इसमें, उसका एटॉमिक मास इज इक्वल टू ये फर्स्ट और लास्ट के मास का सम का मीन, मतलब इन दोनों का मीन, ठीक है, एवरेज। समझा? चलो बताता हूं एक एग्जांपल। तो यहां पे ये 3 लोगों का, अरे करीना कहां से आ गई, हाँ अब सही है, ये 3 लोगों का ग्रुप है। ये लोग भी शौक है, करीना गायब है यहां से। तो इन तीनों का उसने क्या किया, ये एग्जांपल दे रहा हूं, डॉब्राइनर ने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट्स में अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। इसका 70 है, इसका 75, इसका 80 है। तो डॉब्राइनर ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो इसका एटॉमिक मास है इट इज इक्वल टू द मीन ऑफ द अदर टू। ये देखो, इन दोनों का मीन निकालो। मीन मतलब क्या, दोनों को ऐड करने का। दो मतलब 70 और 80, दोनों को ऐड किया, 70 प्लस 80, फिर 2 से डिवाइड किया, तो एवरेज निकाला ना दोनों का। इसका और इसका एवरेज निकाला, कितना आता है देखो, 70 प्लस 80 होता है 150 अपॉन 2। 150 अपॉन 2 करोगे तो आएगा 75। देखो निकल रहा है ना आमिर खान का वेट बीच में जो खड़ा है उसका। तो डॉब्राइनर ने यही बोला कि अगर आप तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करोगे तो मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा इट विल बी मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट, ठीक है। मीन मतलब एवरेज। तो अभी एक एलिमेंट्स का भी एग्जांपल लेके देखते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल दिया तो टीचर आपको मस्त 0 देगी। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ली ना के। ली मतलब लिथियम। ये जो इलेक्ट्रिक कार्स, आपके मोबाइल में जो बैटरी होती है ना, वो लिथियम आयन की बैटरी होती है, ठीक है। आपको लिथियम पता ही होगा, नहीं पता तो देख लो, बैटरीज पे जनरली लिथियम लिखा होगा। पेंसिल सेल नहीं, आपके जो मोबाइल बैटरीज है, व्हीकल कार्स में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो आती है वो लिथियम बैटरी होती है जनरली। एन मतलब सोडियम, जो आपका सोडियम क्लोराइड वाला सोडियम है। और के मतलब पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम बोलते हैं पर आप पोटेशियम बोलो चलेगा। ये तीनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज थी। तो डॉब्राइनर ने क्या किया, इन तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज कर दिया। कौन सा मास, एटॉमिक मास। लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9 और पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39.1। अकॉर्डिंग टू डॉब्राइनर्स ट्रायड्स, ये जो बीच में है सोडियम, इसका मास क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया, इसका मास होगा ये 6.9 प्लस 39.1 डिवाइड बाय 2। मीन होगा ना, इसका और इसका मीन होगा ये बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास। ये 6.9 प्लस 39.1 करोगे तो 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 6 15 प्लस 1 16, 1 3 प्लस 1 4, तो आ रहा है 46.0। तो मैं लिख दूंगा इक्वल टू 46 और नीचे डिवाइड बाय 2 तो है ही। 46 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2 1s are 2 2s are 4, 2 3s are 6, 23 upon 1 is 23। तो मुझे सोडियम जो है Na, उसका एटॉमिक मास मिला 23, विच इज करेक्ट, उसका एटॉमिक मास 23 ही है। तो डॉब्राइनर ने बोला देखो भाई मैंने ये करके देखा और लॉ मेरा जो है वो अप्लाई किया तो ऐसे आ रहा है, ठीक है। इस तरह एस्टैब्लिश हुआ डॉब्राइनर्स ट्रायड्स या डॉब्राइनर्स ट्रायड्स। एग्जांपल समझ में आया? टेक्स्ट बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया है बट यही चीज दी हुई है। देखते हैं एक बार टेबल। देखो यहां पे टेक्स्ट बुक में क्या दिया है कि ट्रायड कौन सा है, पहला नंबर का ली ना के। उसमें एलिमेंट 1 कौन है, लिथियम। फिर एलिमेंट 3 कौन है, पोटेशियम। ये देखो पहले और ये देखो, ठीक है, लिथियम पोटेशियम। बीच में कौन था, सोडियम। तो बीच वाले का एटॉमिक मास निकालने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। तो डॉब्राइनर ट्रायड क्या बोलता है, जो मीन है इसका और इसका, तो ये फर्स्ट वाले रो में लिथियम का 6.9 और पोटेशियम का 39.1, दोनों को डिवाइड बाय 2 किया तो आया 23, विच इज नथिंग बट सोडियम। तो एक्चुअल एटॉमिक मास सोडियम का 23 है। देखो दोनों सेम आया, मतलब डॉब्राइनर क्या बोला, भाई मैं सही है। फिर एक दूसरा ग्रुप चेक किया। दूसरा ग्रुप क्या है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम या स्ट्रोंशियम और बेरियम।
अब कैल्शियम का पता है 40.1, ये पहला वाला। बैरियम का पता है 137.3। बीच में हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास। उसका एक्चुअल मास ऑलरेडी दिया हुआ है, हम फाइंड आउट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू डॉब्राइनर जो एवरेज निकलता है वो सेम आता है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पे कैल्शियम का दिया है 40.1। अभी मत सोचो याद कैसे करेंगे, ठीक है, याद हो जाएगा बाद में। कैल्शियम का दिया है 40.1 और बेरियम का दिया है 137.3। हम दोनों का एवरेज निकालेंगे, 40.1 प्लस 137.3 डिवाइड बाई 2। एवरेज निकाल के आया 88.7। ठीक है, किसका है ये, अकॉर्डिंग टू डॉब्राइनर स्ट्रोंटियम या स्ट्रोंशियम का 88.7। एक्चुअल एटॉमिक मास क्या है स्ट्रोंशियम का, 87.6। काफी क्लोज है, तो हम बोलेंगे ठीक है भाई तू ऑलमोस्ट करेक्ट है। ठीक है, काफी क्लोज है। सिमिलरली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमीन या ब्रोमाइन बोलेंगे उसको, उन तीनों में भी क्लोरीन का 35.5 है, ये फर्स्ट वाला। आयोडीन का क्या है, आयोडीन का है 126.9। अब ये जो ब्रोमीन है ना, उसका एक्चुअल यहां पे दिया है 79.9। हम क्या करेंगे, हम डोब्राइनर्स यहां पे लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, 35.5 प्लस 126.9 डिवाइड बाय 2। जब ये किया तो आया 81.2। ये आया डोब्राइनर के हिसाब से, ये उसका एक्चुअल है। ठीक है, ऐसा इमेजिन कर लो कि इसको वेइंग स्केल पे रखा तो एटॉमिक मास मिला, या इसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स काउंट किए तो 79.9 आया और 81.2 आया, ऑलमोस्ट सेम है। तो हम बोलेंगे भाई तो ऑलमोस्ट सही है यहाँ। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं। आया समझ में, डोब्राइनर ट्रायड को ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब कैन यू टेल में पूछा है, आइडेंटिफाई डोब्राइनर्स ट्रायड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। कैसे करेंगे आइडेंटिफाई, अगर है कि नहीं, पहले वाले को और लास्ट वाले को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर इसके आसपास आया मतलब है डोब्राइनर ट्रायड, अगर नहीं आता है आसपास तो वो नहीं है। ठीक है, बहुत दूर नहीं आना चाहिए। तो ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं यहां पे, मैं आपको फर्स्ट एग्जाम्पल करके बता रहा हूं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया है Mg मैग्नीशियम 24.3, कैल्शियम 40.1 एंड स्ट्रोंटियम या स्ट्रोंशियम 87.6। अभी यहां पे क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको पहले लिख देंगे यहां पे Mg, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम। अब तीनों के एटॉमिक मास लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो Mg का 24.3 है तो यहां पे लिख दिया। फिर कैल्शियम को हमको वेरीफाई करना है, क्योंकि डोब्राइनर ट्रायड में क्या होता है, जो बीच में एलिमेंट होता है उसका हम लोग मास निकालते हैं ये दोनों का यूज करके ना। तो कैल्शियम का सिर्फ रेफरेंस के लिए ऊपर लिख रहा हूं यहां पे 40.1। ठीक है, हम लोग कैलकुलेशन करके चेक करेंगे कि इसके आसपास नंबर आता है या इक्वल आता है। स्ट्रोंशियम का है 87.6 तो यहां पे लिख दिया। अब नेक्स्ट, डोब्राइनर ट्रायड के हिसाब से कैल्शियम का क्या आना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू इसका प्लस डिवाइड बाय 2 करेंगे, मतलब इसका और इसका मीन। तो हम लोग ने यहां पे दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहां पे रफ में दोनों को ऐड करके देखो, 24.3 प्लस 87.6 आएगा 111.9। नीचे डिवाइड बाय 2 तो है ही। अब ये डिवीजन करके भी चेक करना है, तो यहां पे मैंने आपको डिवीजन करके बता रहा हूं। यहां पे डिवीजन किया तो मुझे आया 55.95, तो ये डिवाइड करके आंसर आया 55.95। क्या है कैल्शियम का एटॉमिक मास, 40.1। डोब्राइनर के हिसाब से क्या आया, 55.95। इतना दूर नहीं चलता भाई, अगर ये 41 आता या 39 आता या 40 पॉइंट समथिंग आता तो चलता है, ये तो बहुत दूर हो गया। तो डोब्राइनर को क्या बोलेंगे, भाई तू इधर राइट नहीं है, ये एग्जाम्पल में तेरा फंडा काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला एग्जाम्पल है जो आपको दिखा दिया गया है यहां पे कि ये काम नहीं करता है। तो ये अच्छे से याद रख लेना, वेट्स बहुत इजी है याद रखना, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड वाला अभी के अभी आप खुद से करेंगे, मैं करके बताऊंगा, लेकिन फिर आप वेरीफाई करना कि आपने जो किया है कि राइट नहीं है कि नहीं है। ठीक है, ये डिवीजन वगैरह आपको प्रैक्टिस नहीं है, भूल गए हो, अभी कर लो फटाफट से। चलो करो वीडियो पॉज। तो ये रहा, देखो मैंने फिर से सल्फर, सिलीनियम और टेलुरियम यहां पे तीनों लिख दिया। 32.1, 127.6, इसका आएगा दोनों का मीन करके निकाला मैंने, दोनों कैलकुलेशन यहां पे एक्सप्लेन किया, आया 79.85 और आना कितना चाहिए था, 79। काफी क्लोज है, तो डोब्राइनर को बोलेंगे भाई तू यहां पे सही है, बिकॉज ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, आया समझ में, आया था आपको यही आंसर कि थोड़ा अलग आया था।
आया ना? चलो कमेंट्स में लिखो जाके कि ये क्वेश्चन खुद से किया कैन यू रिकॉल का सेकंड वाला, और हमको राइट आया। नेक्स्ट करते हैं, ये रहा तीसरा। यहां पे क्या दिया है? बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, ये वाले केस में फर्स्ट वाले में मैग्नीशियम वाले में नहीं था। अब यहां पे देखो मैग्नीशियम बीच में है, तो बेरिलियम का 9 लिखा, कैल्शियम का 40.1 लिखा, मैग्नीशियम का एवरेज करके निकाला, दोनों को ऐड किया तो 49.1 आया, फिर डिवाइड बाय 2 किया तो 24.5 आया। देखो ओरिजिनल था 24.3, एक्चुअल मैग्नीशियम का एटॉमिक मास आ कितना रहा है डोब्राइनर के हिसाब से? 24.55। ज्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे भाई डोब्राइनर तू यहां पे भी राइट है। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स याद करने की जरूरत नहीं है, लीना के एक अच्छे से याद कर लो, और यहां पे ये फर्स्ट वाला भी याद कर लो। ठीक है, इसमें आपका काम बन जाएगा। डन? डोब्राइनर ट्राइड समझ में आया? तो यहां पे देखो उसने लिखा था atomic mass, ये दिख रहा है 3 elements in a triad in an increasing order of atomic mass, and showed that the atomic mass of the middle element was approximately, ठीक है, exactly नहीं है, approximately equal to the mean of the atomic masses of the other 2 elements. But क्या है? All the known elements could not be classified into the Dobrainer's triads. सब में possible नहीं था, ये accurate नहीं आता था, इसलिए हम लोग नहीं यूज कर सकते। ठीक है, हमेशा। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, लीना के याद रखना एकदम अच्छे से कि ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट आता है इसमें, और दूसरा एग्जाम्पल आप इसमें से कोई भी याद कर सकते हो। ठीक है, अगर इस पे शॉर्ट नोट आया तो आप लिख सकते हो। तो ये पेज हमारा होता है खत्म। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसमें देखो न्यूलैंड्स के बाद अपॉस्ट्रोफी, उसका नाम ही न्यूलैंड्स है, सरनेम। ठीक है, ऐसा नहीं कि न्यूलैंड का प्लूरल फॉर्म न्यूलैंड्स हो गया। The English scientist John Newlands correlated the atomic masses of elements to their properties in a different way. ये ऑक्टेव का मतलब क्या होता है आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन आपको पता नहीं था कि उसको ऑक्टेव बोलते हैं। सारे गामा पधा नीसा बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं ऑक्टेव। देखो यहाँ पे सा रे गा मा प ध नी, ये 7 हुए ना, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8वें नंबर पे वापस सा आता है। ठीक है, 8 का मतलब होता है ऑक्ट, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्टेव, 8। ठीक है, तो न्यूलैंड ने क्या बोला कि जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, ठीक है, कैसे अरेंज करेंगे? 8 के ग्रुप में, देखो सा रे गा मा पा धा नी, फिर वापस सा, तो HLiBe बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन यहां पे आ जाएगा। ठीक है, सा के नीचे 7 ऐसे करेंगे, फिर 8th एलिमेंट यहां पे आएगा, फिर यहां पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट एलिमेंट यहां पे आएगा। 7 कॉलम से 1 2 3 4 5 6 7। ये म्यूजिकल नोट है, सारे गामा पाधा नी। अब आप सोचेंगे अरे ये तो इंग्लिश साइंटिस्ट है, इसने कैसे कर लिया सारे गामा? जो वेस्टर्न म्यूजिक है उसमें भी ऐसा ही है। देखो डो रे मी फा सो ला ती। अब मैं म्यूजिक का बहुत ज्यादा मुझे नॉलेज तो नहीं है, बट ये सारे गामा जैसा ही है। ठीक है, नोट्स डो रे मी फा सो ला ती, फिर वापस डो रिपीट होगा। ठीक है, तो उसने देखो यहाँ पे ये दिया, और ब्रैकेट में हमको ये दिया क्योंकि हमको ये समझ में आता है सारे गामा पधा नी सा। आप भी सिंगर नहीं है तो भी आपको सारे गामा पधा नी सा तो पता ही होगा। तो सारे गामा पधा नी और सा रिपीट होता है। तो क्या किया उसने? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में एलिमेंट्स को अरेंज किया। इट स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन, एंड एंडेड अप विद थोरियम। He found that every 8th element had properties similar to those of the first. इसलिए 8th है ना, 8 का मतलब होता है ऑक्ट, इसलिए ऑक्टेव का लॉ बोलते हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, फिर 8th एलिमेंट। तो जो 8th एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट के साथ सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम इज द 8th एलिमेंट फ्रॉम लिथियम। देखो लिथियम के नीचे सोडियम आया, अब इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, दिख रहा है लिथियम से सोडियम 1 और 8 है, तो ये जो सोडियम है उसकी प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर टू लिथियम। ठीक है, वैसे ही मैग्नीशियम विल शो सिमिलर प्रॉपर्टीज टू बेरिलियम। आया समझ में? क्लोरीन शोज सिमिलैरिटी विद फ्लोरीन। देखो क्लोरीन शो सिमिलैरिटी विद फ्लोरीन। आपको केमिकल सिंबल्स और नेम्स याद करने पड़ेंगे। Newlands compared this similarity with the octaves in music. He called the similarity observed in the 8th and the first element as the law of octaves. ये जो 8th और first element की similarity है उसको बोला law of octaves. ठीक है, तो ये आ गया समझ में। 8 का रूल है ऐसे अरेंज करना है आपको,
7 कॉलम्स बनाने इसके लिए, ये म्यूजिकल नोट एलिमेंट तो 8 कॉलम है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सारे गामा पाधा नी, और सात तो रिपीट होता है ना वापस, तो वापस नहीं लिखने का। अब ये ऑर्डर याद करने का ना एलिमेंट्स का, वो मैं आपको एक बहुत इजी वे बताऊंगा, एकदम आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। इसका मस्त हम लोग फनी सा नेमोनिक बनाएंगे जिससे आपको एकदम इजीली ऑर्डर याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूलैंड्स ने ऐसे अरेंज किया, यहां तक का आपको सब याद करने की जरूरत नहीं है इतना आगे का, ठीक है। आगे का हम लोग याद कर लेंगे, फर्स्ट फ्यू एलिमेंट्स बस उतना काफी है। तो इसने बहुत कुछ ऐसा किया, बट इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकले थे। क्या प्रॉब्लम्स थे? Many limitations are found in Newland's octaves. This law was found to be applicable only up to calcium. सिर्फ यहां तक एप्लीकेबल था, इसके बाद ये टाइम पास कर रहा था। इसको टेबल में जगह थी, एलिमेंट्स बचे थे तो भर दिए उसने कैसे भी, बट जो प्रॉपर्टीज है वो मैच नहीं हो रही थी। कैल्शियम तक मैच हो रही थी, उसके बाद प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। Newlands fitted all the known elements in a table of 7 into 8, that is 56 boxes. दिख रहा है ना 56 boxes, ऐसे 7 है, ठीक है। तो उसने 7/8 बॉक्स में सब कुछ भर दिया। Newlands placed 2 elements each in some boxes to accommodate all the known elements in the table. कहीं कहीं पे उसने दो दो घुसा दिए। यहां पे देखो कोबाल्ट एंड निकल साथ में है, यहां पे CeNLa साथ में है, ठीक है। तो ये साथ में क्यों भरे, उसके बारे में तो उसने कुछ बोला नहीं है। Moreover, he placed some elements with different properties under the same note in the octave. For example, Newlands placed the metals Co and Ni, cobalt and nickel, under the note Do. ये डो के नीचे देखो कोबाल्ट एंड निकल आ रहा है, along with halogens. ये सब halogens होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसको halogen बोलते हैं। कोबाल्ट एंड निकल को इसने halogen के साथ डाल दिया, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं होती है, ठीक है। While Fe having similarity with cobalt and nickel away from them. Fe मतलब आयरन, ठीक है। यहां पे दिख रहा है Fe और कोबाल्ट एंड निकल, ये लोग दोनों तो सेम साथ में होने चाहिए, सेम कॉलम में नहीं है साथ में। साथ में क्यों होने चाहिए? बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर है। बट उसने क्या किया, उसने कोनी को यहां पे इनके साथ प्लेस कर दिया, तो वो गलत है। अवे फ्रॉम देम अलॉन्ग विथ नॉन मेटल्स ऑक्सीजन एंड सल्फर। ये देखो आयन को ऑक्सीजन और सल्फर के साथ डाला है, जबकि हमको पता है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी मैच नहीं होती। कहां पे डाला? टी कॉलम के अंदर। Also, Newland's octaves did not have provision to accommodate the newly discovered elements. याद रखना इसने कब किया था? 1866 में। इसके बाद तो बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, अभी तो टोटल 118 है ना। तो जो नए नए एलिमेंट आए, सब लोगों ने बोला यार चलो गाना गा के सारे गामा पधा निसा करके अपने एलिमेंट्स इसमें प्लेस करते हैं। बट प्लेस करने गए तो प्लेस नहीं हो रहे थे, बिकॉज लॉ वो नहीं चल रहा था कि सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं आ रही थी उनकी, ठीक है। The properties of the new elements discovered later did not fit in the Newland's law of octaves. ठीक है, फिट ही नहीं हो रहे थे। तो क्या करेंगे? नया टेबल बनाएंगे। ऐसे तो फिर अलग अलग टेबल बनाते रहेंगे तो 118 टेबल बन जाएंगे। हमको क्या चाहिए? हमको एक ऐसा ग्रुप चाहिए जो ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो, ताकि याद करने में आसानी हो। ओके, तो ये था न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉज नहीं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आया समझ में? ये यहां पे जो दिया है ना डू यू नो में, इसमें सारे गामा पधा निसा के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, और वेस्टर्न म्यूजिक जो है उसका डोरे मी फा सोलाती, इसके बारे में दिया हुआ है। ये आप रीड करेंगे तो बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। इसका हमारे पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है, और सारे गामा पधा निसा आपको ऑलरेडी पता है, मैं गा के नहीं बताऊंगा। ओके, डन। न्यूलैंड्स ऑक्टेव समझ में आ गया। नेक्स्ट जो इसका कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज के लिए हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन किए हैं, डॉब्राइनर्स ट्रायड्स एंड नेक्स्ट है अपना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में साइंस करने वाले हैं, और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम टेक्स्ट बुक यूज करने वाले हैं। एक एक वर्ड टेक्स्ट बुक का हम देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, ताकि कुछ भी मिस ना हो। जो आप लोग बोलते हैं ना एग्जाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहा है, एक्स्ट्रा कुछ आता नहीं है, सब कुछ टेक्स्ट बुक में से ही आता है, बट आपकी टेक्स्ट बुक रीड हुई नहीं होती है। आधे लोग तो टेक्स्ट बुक को टेक्स्ट बुक बोलते रहते हैं। पहले तो टेक्स्ट बुक बोलना सीख लो, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक से करेंगे ताकि हमारा पूरा सिलेबस कवर हो, और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब कर लें। डन। चलो, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको मैं बता दूं, अलजेब्रा ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स, सारे प्रैक्टिस सेट, सारे प्रॉब्लम सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस मिल जाए। अगर आप पहली बार आए हैं
तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।